हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 और 5 मार्कर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे MPPSC मेंस एग्जाम के जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए 3 मार्कर एंड 5 मार्कर क्वेश्चन। तो उसी में इसमें हम डिस्कस करेंगे इतिहास एवं संस्कृति से रिलेटेड कुछ जो है मेंस के रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, देखेंगे प्राचीन इतिहास से संबंधित जो 3 मार्कर एवं 5 मार्कर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो मैं लेकर आया हूँ वीडियो, ये इसमें क्या है कि इसमें एक बुक से जो है स्क्रीनशॉट लिया गया है, तो उसी के बारे में हम उसमें से देखेंगे पूरा एक एक करके। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, देखते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं इतिहास एवं संस्कृति से रिलेटेड जो कि प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न है 3 मार्कर एवं 5 मार्कर। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग किसे कहा जाता है? तो इसे प्राचीनतम जो है पत्थर का युग भी कहते हैं, जिसमें सभ्यता की एक लंबी अवधि समाहित है। और इस युग में वर्तमान मानव जाति के पहले पूर्वजों ने भारत उपमहाद्वीप में रहना शुरू किया और इसकी अवधि 3 लाख वर्ष ईस्वी पूर्व से लेके 8000 ईस्वी पूर्व तक की है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? माइक्रोलिथ। तो आप फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप इसके जो है नोट्स भी तैयार करते जाएं। ठीक है, काफ़ी ये हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम्स के लिए, जो कि MPPSC मेंस का एग्जाम होगा तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप एक एक करके नोट करते जाए इसको। ठीक है, तो माइक्रोलिथ किसे कहते हैं? तो पत्थर के बने छोटे छोटे अत्यधिक सुंदर हथियार आकार के आधार पर 2 प्रकार के हैं। बिना ज्यामिति आकार के वाले, जिनमें प्रस्तर, विदारक इत्यादि प्रमुख हों, और ज्यामिति आकार वाले त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार आकार वाले औजार। साक्ष्यों के आधार पर इनका काल 6000 ईस्वी पूर्व का है। ठीक है, ये हो गया माइक्रोलिथ, इसे कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग, एक काम करते हैं, हाँ, मध्य पाषाण युग ये किसे कहा जाता है? तो पूरा पाषाण युग के पश्चात मध्य पाषाण युग आया, जिसे उत्तरी पत्थर का युग भी कहते हैं, जो लगभग 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक का काल है। और इस युग में पत्थर के बहुत छोटे औजार, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया था। इस काल की प्रमुख विशेषता क्या है? आग का आविष्कार। मीन्स जो मध्य पाषाण युग है उसमें ही जो है आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, इसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है इस काल की। ठीक है, अगला क्या है? नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में क्या है? तो तीसरा युग या अंतिम पाषाणिक युग या नया पत्थर युग है, जो 4000 ईस्वी पूर्व से लेके 1800 ईस्वी पूर्व के समय को समाहित करता है। और इसकी जो पहचान है पॉलिशदार पत्थरों के औजारों से होती है। और आग व पहिए कृषि का आविष्कार इसी युग में हुआ, जिससे मानव ने समूह में निवास करना शुरू किया था। अब अगला क्वेश्चन क्या है? ताम्र पाषाण युग या फिर कैल्कोलिथिक युग, ये इसे कहते हैं। तो ताम्र पत्थर का युग भी कहते हैं इसे, जो सामान्यतः 1800 ईस्वी पूर्व से लेके के 800 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। और इस युग में पत्थर के अलावा तांबे का भी प्रयोग किया गया। सिंधु सभ्यता इसका प्रमुख उदाहरण है, यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी वहाँ पर तांबे का बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता था, तो इसका जो है प्रमाण है सिंधु सभ्यता। ठीक है, ताम्र पाषाण युग का। अगला क्या है? प्राक ऐतिहासिक काल। मानव इतिहास का वह काल जिसके बारे में कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसका अनुमान भौतिक अवशेषों की प्रकृति के आधार पर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब देखते हैं कि जो नेक्स्ट है 7वां नंबर का क्वेश्चन, ये क्या है? तो अब इधर चलते हैं। तो पहला 7वां क्वेश्चन है विकिरण सिद्धांत। यह एक रोचक सिद्धांत है जो दावा करता है कि आधुनिक मानवों का विकास अफ्रीका में होमो इरेक्टस से हुआ है, और बाद में ये विभिन्न मार्गों से प्रवासन करते हुए पृथ्वी के विभिन्न भागों में बस गए। ठीक है, यानी कि जो विकिरण सिद्धांत है उसके तहत ये पता चलता है कि जो मानव का विकास है वो कहाँ से हुआ? तो अफ्रीका महाद्वीप से हुआ है। ठीक है, अगला क्या है? समानांतर विकास सिद्धांत, यानी मानव विकास से संबंधित यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि आधुनिक मानव का विकास एक ही समय में होमो इरेक्टस जनसंख्या के समानांतर फैलाव से हुआ, और इन क्षेत्रीय जनसंख्या समूहों के बीच अंतः संपर्क की प्रक्रिया भी चलती रही थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कि MPPSC मेंस के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
तो आई होप कि जो है आप इसका नोट्स जरूर तैयार करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप जरूर नोट्स के में ऐड करें, ठीक है। अगला क्या है, प्रथम मानव जीवाश्म प्रमाण। अफ्रीका को मानव जाति का पहला पालना या फिर मूल स्थान माना जाता है और भूगर्भ शास्त्रियों को पूर्वी अफ्रीका के हदार, ओल्डुबाई, लितोली आदि स्थानों से खुदाई में प्राचीनतम मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हथनौरा प्रमाण, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो भूगर्भ शास्त्री द्वारा 1982 में नर्मदा घाटी के हथनौरा मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के समीप में एक जीवाश्म की खोज करके उपमहाद्वीप भारत को मानव जीवाश्म प्राप्ति स्थलों का वैश्विक मानचित्र पर अंकित कर दिया गया। यह भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राप्त प्रथम प्रमाण है, यानी कि इससे पहले भारत में कोई भी मानव जीवाश्म प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन जो हथनौरा में प्राप्त हुआ मानव जीवाश्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के समीप, तो उसके प्राप्ति के बाद भारत भी जो क्या है वैश्विक मानचित्र पर अंकित हो गया। किस रूप में, जो है मानव जीवाश्म को प्राप्ति के रूप में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक लौह युग। प्रारंभिक लौह युग जो है धातुओं के प्रयोग के इतिहास में सबसे पहले लोहा, उसके बाद तांबा तथा सबसे बाद में कांसा आता है। और लौह धातु पर आधारित संस्कृति का कालक्रम एक जगह से दूसरी जगह भिन्न है। सामान्यतः यह 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच का है और इसके प्रमुख क्षेत्र ऊपरी गंगा का दोआब, मालवा का पठार तथा ताप्ती नदी घाटी, बलूचिस्तान का मैदान, पेशावर क्षेत्र आदि प्रमुख हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आहार संस्कृति या बनास संस्कृति, ये कैसी है। तो उत्तर राजस्थान के आहार नामक स्थान पर पाई गई संस्कृति, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह स्थान जो है बनास नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है असमाउंड। असमाउंड जो है किसे कहते हैं, तो इस टीले का निर्माण गोबर तथा जानवरों के अवशेष के इकट्ठा होने से बना है और यह दक्षिणी नव पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है और यह करीब करीब 2000 से 1000 ईस्वी पूर्व का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अवल किसे कहते हैं, तो ये पत्थर, हड्डी या धातु के बने नोकीले औजार हैं जिनका प्रयोग चमड़े, लकड़ी आदि में छेद करने में किया जाता था। इसे रंधक भी कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद अगला है काले तथा लाल कार्बन। ऐसे बर्तन जिनकी आंतरिक तथा शीर्ष की बाहरी सतह काले रंग की और नीचे की बाहरी सतह लाल है। भारत में ऐसे बर्तन 2000 जो है ईस्वी पूर्व के लगभग पाए जाते हैं, जो कुछ परिवर्तन के साथ साथ ईस्वी पूर्व के प्रारंभ तक मिलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जो काले तथा लाल कार्बन है, यहाँ कार्बन नहीं होगा, यहाँ पर होगा बर्तन, ठीक है। तो बर्तन आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको लिख भी दे रहा हूँ छोटे से में, तो आप सुधार कर लीजिएगा। बर्तन होगा यहाँ पर शायद किताब में मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप बर्तन कर लें कार्बन की जगह पर। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। बुरीन। बुरीन किसे कहते हैं, तो पत्थर से बने औजार हैं जिसका एक किनारा इतना धारदार होता है कि वह खुरचनी या छैनी का काम करता है और इसका प्रयोग नक्काशी के लिए किया जाता है, ठीक है। और अगला क्या है, प्रमार्जक। प्रमार्जक किसे कहते हैं, तो अनेक प्रकार की धातुओं के मिश्रण से बना औजार है जिसका प्रयोग बर्तनों को चिकना तथा चमकीला बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्या है, कार्बन 14 डेटिंग। आपने कई बार सुना होगा जो कार्बन 14 डेटिंग की विधि के थ्रू ही क्या पता किया जाता है कि कौन सा जीवाश्म है जो है कितना पुराना है, मतलब कि कितने वर्षों पुराना है, वो चीज़ जीवाश्म के बारे में पता लगाया जाता है कार्बन 14 डेटिंग की विधि से। तो उसके बारे में जानते हैं क्या चीज़ है ये, तो समय का तिथिकरण करने का एक तरीका है और यह सिद्धांत पर आधारित है कि कार्बन 14 एक रेडियोधर्मी कार्बन है जो वातावरण में लगातार बनता रहता है और बाद में सभी जीव प्राणियों का एक अंग बन जाता है। इसी की मात्रा के आधार पर अवशेष की आयु का निर्धारण किया जाता है और क्योंकि समय के साथ कार्बन 14 की मात्रा का एक जो है 14 की मात्रा का निश्चित क्रम में ह्रास होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, वस्तु के काल निर्धारण की प्रक्रिया। सभी सजीव प्राणी कार्बन 14 को धारण करते हैं, ठीक है। और जो सामान्य कार्बन 12 जो है एक निश्चित अनुपात में
पाए जाते हैं। जैसे ही जीव मर जाते हैं उसके पश्चात वे कार्बन 14 प्राप्त करना बंद कर देते हैं तथा उपस्थित कार्बन 14 की मात्रा समय के साथ क्षीण होना प्रारंभ हो जाती है और कार्बन 14 की अनुपात जो कि क्षय नहीं होता की गणना करके जैव के जीवन की अवधि का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, कि मतलब कि क्या है कि सभी सजीव प्राणियों में कार्बन 14 जो है सभी सजीव प्राणी धारण करते हैं और उनमें सामान्य मात्रा में कार्बन 12 करके भी एक जो है पाया जाता है एक निश्चित अनुपात में, और कार्बन 14 भी पाया जाता है। लेकिन जैसे ही जीव मर जाता है तो जो कार्बन 14 की मात्रा जो है उसे प्राप्त करना वो बंद कर देता है मरने के बाद। ठीक है, और कार्बन 14 की मात्रा समय के साथ जो उसने प्राप्त की हुई रहती है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, खत्म होने लगती है। लेकिन जो कार्बन 12 है वो जो है क्षय नहीं होता उसका। ठीक है, जिससे क्या होता है, इसी के आधार पर क्या किया जाता है कि अनुमान लगाया जाता है किसी भी जैव के जीवन की अवधि का कि वो कितने वर्ष पुराना है। ठीक है, अगला है सेल्ट। सेल्ट किसे कहते हैं, तो पत्थर, तांबे या लोहे की बनी हुई कुल्हाड़ी एक नाप पाषाणिक युग का बना हुआ औजार है और इसका प्रयोग हाथ में सीधा रखकर करते हैं या उसमें लकड़ी का डंडा लगाकर प्रयोग में लाते हैं, उसे सेल्ट कहा जाता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है गंडाशा। गंडाशा क्या चीज़ है, तो ये है प्रारंभिक जो पूरा पाषाण युग का बना हुआ एक औजार है जो बटिया पर बनाया जाता है और इसका प्रयोग काटने में लिया जाना चाहिए। ठीक है, या लिया जाता है, ठीक, लिया जाता था। आगे क्या है, आगे है विदारक। विदारक किसे कहते हैं, तो प्रारंभिक पूरा पाषाण युग का बना औजार जो चौड़ी रुखानी जैसे ही धार वाला होता है जो दो बड़े सल्कों के मिलने से बनता है। तांबे के ढेर। अब तांबे के ढेर क्या है, तांबा एक धातु है, एक ही स्थान पर काफ़ी मात्रा में ढेर के रूप में पाया जाता है। ये मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, मैसूर के कुछ भागों में भी पाए गए हैं जिनका समय 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व के है। ठीक है, अब आगे है हाथ की कुल्हाड़ी, यानी बादाम के आकार जैसा औजार जो परतों को नीचे तथा ऊपर से उतार कर बनाया जाता है। यह पूर्व पाषाण युग का प्रमुख हथियार था। आगे क्या है, मत्स्य भाला। यह हड्डी तथा पत्थर का बना हुआ कटीला तथा नुकीला औजार है जिसका प्रयोग जल जीवों को पकड़ने में किया जाता है। अगला क्या है, होलोसिन। होलोसिन क्या है, तो यह एक भौगोलिक अवधि है जो नूतन भूकाल अवधि के बाद शुरू होकर वर्तमान युग तक की है और इसका प्रारंभ करीब 10,000 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, अब जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति क्या है, तो यह महाराष्ट्र में पाए गए अवशेष के नाम से पुकारी जाने वाली संस्कृति है। इसके लाल बर्तन प्रायः निष्प्रह सतह वाली काली कलाकृतियों के साथ होते हैं। यह उत्तरी दक्कन की ताम्र पाषाण युग का प्रतिनिधित्व करता है और यह संभवतः 1600 से 1000 ईस्वी पूर्व का है। ठीक है, आगे खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि क्या है, तो तीसरी सदी ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक के काल में महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली लिपि है और इसे दाहिने से बाएं लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं लास्ट को, यहाँ का मतलब 29वां क्वेश्चन, मद्रासी या मद्रासी संस्कृति कैसे कहते हैं, तो प्रारंभिक पूरा पाषाण युग से संबंधित दक्षिणी भारत में पाए जाने वाले औजार हैं। यहाँ पाए गए औजारों जैसे हाथ की कुल्हाड़ी, विदारक आदि के कारण इसे मद्रासी संस्कृति कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 30 नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मालवा पात्र। मालवा पात्र जो है वो देखते हैं कि मालवा पात्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित मालवा नामक स्थान पर पाए गए बर्तनों के अवशेष मालवा पात्र कहलाते हैं और इन्हें लाल रंग की सतह पर काले या भूरे रंग द्वारा चिन्हित किया गया है। ये मध्य भारत के ताम्र पाषाणिक युग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संभवतः 1700 से 1000 ईस्वी पूर्व का काल है। ठीक है, आगे है मेमोलिथ, यानी कि दफनाने की एक विशेष प्रक्रिया जो बड़े पत्थरों के मिलने से बनाई जाती थी और इनके विविध प्रकार हैं, जैसे महापोषण, टूब, गड्ढा खोदकर दफनाना, उर्न, मेनहीर इत्यादि। इनमें से कई ऊपर से वृत्ताकार रूप से पत्थर द्वारा चिन्हित हैं। ठीक है, आगे है नस्तालिक। नस्तालिक क्या है, यह एक अरब लिपि का एक सुसज्जित नमूना है। यह 14वीं शताब्दी के लगभग प्रयोग में आया जो नस्क तथा तालिक परंपराओं से मिलने से बना। इसमें अक्षरों की आकृति नस्क की अपेक्षा गोलाकार है।
यानी कि जो है अब 33 नंबर को क्वेश्चन यानी 33वां क्वेश्चन देखते हैं। गेरुबर्णी पात्र, यह खराब स्थिति में पाए गए गुलाबी रंग से लेकर गहरे रंग लाल रंग के बर्तन हैं। स्पर्श करने पर इनका गेरुआ रंग हाथों में लग जाता है और इसी कारण इनका नाम गेरुबर्णी पात्र रखा गया है। ये मुख्यतः गंगा की ऊपरी घाटी में पाए जाते हैं और ये संभवतः 1200 ईस्वी पूर्व के हैं। और अगला है चित्रित धूसर जो है मृद भांड, यानी कि चित्रित मृद भांड या फिर धूसर रंग से रेखांकित किए गए और जिनके बीच में काले चिन्ह हैं। ये पहिए द्वारा बनाए गए हैं और ये पतले पतले खंडों में विभाजित हैं। इनकी कटोरियों तथा थालियों के आकार में एक रूपता है। ये मुख्यतः पंजाब, दिल्ली व उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं और ये प्रायः 1100 से 600 ईस्वी पूर्व काल के हैं। ठीक है, आगे है PGW संस्कृति, यानी कि चित्रित धूसर मृद भांड के आधार पर इस संस्कृति का नाम रखा गया है और इस संस्कृति का प्रारंभिक दिनों में तांबे का प्रयोग और बाद के दिनों में लोहे का प्रयोग किया जा गया है और मुख्यतः पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी राजस्थान में जो है ये पाए गए हैं। इसके बाद ये 1100 से 600 ईस्वी पूर्व के काल के हैं। ठीक है, और नूतन भूतल युग अब किसे कहते हैं, तो यह एक भौगोलिक युग है जो वर्तमान युग के पहले का काल है। इस युग में वर्तमान मानव का अवतरण हुआ तथा साथ ही बैल, हाथी, घोड़े का विकसित रूप बना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। छिद्रित चिन्हित सिक्के, ये क्या है, तो चांदी तथा तांबे के बने वर्गाकार सिक्के जिन्हें आकार में छिद्रित किया जाता था। ये लगभग 600 से 200 ईस्वी पूर्व के थे। ठीक है, और इसके बाद दांते कार चक्र मृदभांड, ये क्या है, तो ऐसे बर्तन जो चिन्हित बिंदुओं के कारण जाने जाते हैं और जो रूलेट की मदद से बनाए जाते थे। ये बर्तन पहियों द्वारा बने धूसर या फिर काले रंग के हैं। ये अच्छी तरह आग में पकाए जाते थे और एक धातु के गोलाकार छल्ले की तरह होते थे और ये मुख्यतः दक्षिण भारत व पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में पाए गए हैं और ये क्रिस्टेशियस काल से प्रारंभ होकर 200 ईस्वी पूर्व तक के काल के हैं। ठीक है, अगला क्या है, खुरचनी। खुरचनी क्या है, तो भारत और हड्डी या पत्थर, हड्डी या धातु का बना हुआ औजार जिसे मुख्यतः खुरचने में काम किया लिया जाता था और खासकर जानवरों की खाल खींचने तथा लकड़ी के सामान को समतल बनाने में खुरचनी का यूज होता था। आगे है टेरी स्थल, टेरी साइट्स भी जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इस शब्द का प्रयोग मिट्टी के बने पके हुए बर्तनों के लिए किया जाता था। ये अनेक भिन्न भिन्न आकार में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला है इंडिया शब्द की उत्पत्ति। यह नामकरण यूनानियों के द्वारा किया गया है और इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस सिंधु नदी के नाम पर आधारित है, अर्थात इंडस सिंधु का क्षेत्र। प्रारंभिक साहित्यिक लिखित प्रमाण के अनुसार इस क्षेत्र में आकर बसने वाले शुरुआती आर्यों ने इंडस को सिंधु पानी की बड़ी झील कहा। ठीक है, और सिंधु पर अरब की विजय के पश्चात पुराने सिंधु से जो है हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई तथा यहाँ पर जो डैश डैश आपको देख रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप हिंदुस्तान शब्द लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हिंदुस्तान यहाँ पर लिखा हुआ था जो कि मिट गया है। हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई तथा वहाँ के बासी हिंदू नाम से जाने जाने लगे और उनका धर्म जो है हिंदुज्म कहलाया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, तो अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पतन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक निर्णायक आयाम जो है एक बृहद स्तर बस्तियों का उजाड़ देना था। इसी कारण शाब्दिक अर्थों में पतन की व्याख्या करने के लिए कई प्रयास किए गए, जिनमें बाढ़ की विभीषिका, समुद्री स्तर का नीचा होना, निर्वनीकरण, विवर्तनिक विक्षोभ, सूखा, आर्यों का आक्रमण आदि शामिल है। इसके बाद है उद्दीपक विसरण सिद्धांत, यानी कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति संबंधी जो है प्रमुख सिद्धांत है, जिनकी मान्यता है कि सिंधु सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया से सिंधु की ओर सभ्यता के प्रवसन से हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो उसे अन्य सभ्यताओं में श्रेष्ठ स्थान दिलाती है, जिसके अनुसार नगर नियोजन हेतु एक विशेष पद्धति जिसमें शहर कई आयताकार खंडों में विभाजित हुआ करते थे। गलियां तथा सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटते हैं। इस व्यवस्था को जो है ग्रिड
प्रणाली कहा गया है, जो कि सिंधु सभ्यता की काफ़ी ज़्यादा जो है उसे, जिससे सिंधु सभ्यता को काफ़ी ज़्यादा जो है पहचान मिली, प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और मोहनजोदड़ो क्या है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के शहरों में सबसे बड़ा नगर है। सिंधु नदी के किनारे स्थित यह स्थल अपने बृहद स्नानागार, विशाल धान कोठार, बहुस्तंभी सभागार तथा एक आयताकार इमारत के लिए प्रसिद्ध है। इन इमारतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे है बोस्ट्रोफिदोन क्या है? तो सिंधु लिपि जो कि भावचित्रात्मक है, जिसके प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। यह क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर तथा बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को बोस्ट्रोफिदोन कहा गया और इसमें लिपि पर सबसे ज़्यादा यू आकार के चिन्ह तथा मछली के चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग मिलता है। आगे क्या है? धोलावीरा का साइन बोर्ड। धोलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण जो है साइन बोर्ड मिला है। साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है, जो हड़प्पा नगरों से प्राप्त अब तक का लिखावट का सबसे बड़े नमूनों में है। यानी कि जो सबसे बड़ी लिखावट का नमूना मिला है हड़प्पा सभ्यता से, वो यही है साइन बोर्ड धोलावीरा का। यह लिखावट एक काठ की तख्ती पर खुदाई करके उसमें सफ़ेद चूना पत्थर भरकर तैयार की गई है, जिसमें 10 संकेताक्षर हैं। अगला क्या है? वेद का अर्थ क्या है? जानना अथवा ज्ञान, अर्थात ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त जो है प्रदान करने वाले ग्रंथों को वेद कहा गया है। और वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना गया है और इन्हें अपुरुषोय अपति द्रैवकृत भी माना जाता है। 4 वेद जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। यजुर्वेद किसे कहते हैं? तो यजुर्वेद ने, यजुस् शब्द का अर्थ है यज्ञ, अर्थात यज्ञ को संपन्न करने की विधियों के वर्णित रूप को यजुर्वेद कहा गया और यह गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। अगला क्या है? इसके उच्चारणकर्ता अर्धवयु नामक पुरोहित थे। ठीक है, किसके? यजुर्वेद के। ठीक है, अगला क्या है? सामवेद। सामवेद में साम शब्द का अर्थ है गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की संस्तुति के समय गाया था। कुल 1875 रचनाएं हैं इसके अंतर्गत और इस वेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये 1 नंबर के क्वेश्चन प्री एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि किस वेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो सामवेद को। अब अगला क्वेश्चन इधर देखते हैं, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित होने के कारण इसे अथर्ववेद कहा गया और इसमें 20 मंडल, सूक्त व 5839 मंत्रों में ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका आदि के बारे में वर्णन है। आगे क्या है? जो 52वां क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथ। वैदिक ज्ञान को और अधिक स्पष्ट करने हेतु गद्यात्मक रूप में वर्णित ग्रंथ जो यज्ञ एवं कर्म कांडों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए नवीन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई और यह इनमें यज्ञों के विषय में अच्छी तरह से प्रतिपादित किया गया है। अब देखते हैं आरण्यक। आरण्यक जो है अर्थात वन में पढ़ा जाने वाला ग्रंथ। इनमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों जैसे आत्मा, मृत्यु और जीवन आदि का वर्णन है। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे क्या है। उपनिषद जो हैं ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं और इसलिए इन्हें वेदांग भी कहा जाता है। यह प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है जिसकी कुल संख्या 108 है। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से ही लिया गया है और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्मा विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। वेदों के अर्थ को अच्छी तरह से समझने में वेदांग सहायक होते हैं। इनमें कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया गया है और इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूपण, छंद एवं ज्योतिष, जो कि इनकी 6 संख्या है। अब आगे क्या है? वैदिक संस्कृति का उद्भव। वैदिक शब्द से वेद से बना है और वेद का अर्थ है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे और वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, कुलीन तथा उत्कृष्ट होता है। भारत में आर्यों के द्वारा सप्त सैंधव क्षेत्र में जिस संस्कृति का विकास हुआ इसे वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे क्या है? ऋग्वैदिक काल।
इतिहास के उस काल को ऋग वैदिक काल कहा जाता है, कहा गया जब प्रथम वेद ऋग्वेद की रचना हुई, और यह काल 1300 से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य का माना गया है। और ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जीवन कबीलाई प्रकार का था, जहां उनका जीवन अस्थायी प्रकार का होता था एवं युद्धों की प्रधानता थी। अब आगे देखते हैं, जो आगे है ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल था ये कितना लगभग फैला हुआ था। तो ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का वर्णन मिलता है, और यह 7 नदियां सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, घग्गर से घिरा हुआ क्षेत्र था। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल का जो भौगोलिक विस्तार था, ठीक है। और ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां कुभा, कुमरा, गोमती, सुबस्तु का उल्लेख है। और इससे स्पष्ट है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान जो है पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में बसे थे। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे तक बढ़ते गए। आगे क्या है, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। ऋग्वैदिक समाज के संगठन का आधार गोत्र था। पितृसत्तात्मक समाज व संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का रंग कहीं कहीं व्यवसाय चयन के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि जो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है वो कहीं कहीं व्यवसाय चयन के लिए प्रयुक्त किया गया है। और दास प्रथा का प्रचलन था ऋग्वैदिक युग में, ठीक है। और स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। उपनयन संस्कार, नियोग, बहुपति विवाह व पुनर्विवाह का प्रचलन इस समय पर था, ठीक है। आगे है ऋग्वैदिक राजनीतिक स्थिति। ऋग्वैदिक शासन व्यवस्था एक कबीलाई व्यवस्था थी, जिसमें सैनिक भावना प्रमुख थी। सबसे छोटी इकाई कुल, यानी कि जो परिवार थी, जिसका प्रधान कुलीप होता था। ग्राम 20 जन, जिसके चुनाव में जो ग्राम 20 जन उच्चतर इकाइयाँ थी। जन के प्रधान को क्या कहा जाता था, राजन कहा जाता था। और जिसके चुनाव में समितियों का योगदान होता था। सभा, समिति, विधत जैसी संस्थाएं भी थी। बलि प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार कर था, यानी कि जो कर था उस समय पर, उसे क्या कहा जाता था, तो बलि के नाम से जाना जाता था उस समय पर, ठीक है। ऋग्वैदिक के समय पर कर को कर जो कि टैक्स है अभी कहते हैं इंग्लिश में, उसे बलि के नाम से जाना जाता था। और राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। स्थायी सेना का अभाव था, यानी कि जो कर जनता के द्वारा चुकाया जाता था राजा को, तो राजा उसके बदले में क्या करता था, तो जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। और स्थायी सेना का इस समय पर ऋग्वैदिक काल में अभाव था, ठीक है। यानी कि जो सेना थी वो स्थायी प्रकार की नहीं थी। जब कभी भी राजा को युद्ध में जाना होता था या ज़रूरत पड़ती थी सेना की, तो वो क्या करता था, सेना की व्यवस्था कर लेता था गांव से, ठीक है। आगे क्या है, ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो कबीलाई संरचना के अनुकूल जो है पशुपालन मुख्य पेशा तथा कृषि गौड़ पेशा था इस समय। और पशुओं में गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था। और ऋग्वेद के 4th मंडल में खेती प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। और एक ही अनाज जौ का उल्लेख है। और बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। और सोने के लिए हिरण शब्द का उल्लेख मिलता है, यानी कि सोने के लिए जो सोना आज के यूज में किया जाता है, उस समय हिरण के नाम से उसे जाना जाता था, ठीक है। आगे ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति, तो आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। और इस समय प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा की गई। और यज्ञों का महत्वपूर्ण स्थान था। ऋग्वेद में शब्द का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी लोकप्रिय देवता की मुख्य रीति स्तुति पाठ करना तथा यज्ञ बलि करना था, ठीक है। अगला क्या है, उत्तर वैदिक काल, जो कि वैदिक काल मतलब कि ऋग्वैदिक काल के बाद में आया उत्तर वैदिक काल। तो यह इतिहास के इस काल का प्रतिनिधित्व करता है कि जब यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद तथा अन्य ग्रंथों की रचना हुई। और सामान्यतः 1000 ईस्वी पूर्व से जो है 600 ईस्वी पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल कहा गया, यानी कि जो सबसे पहले क्या है, ऋग्वैदिक काल में जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल आया था उस समय पर सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की रचना हुई थी, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में स्थायित्व आया और कृषि का महत्व व्यापक रूप से बढ़ा तथा विस्तार हुआ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में भौगोलिक विस्तार कितना था। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार हुआ। और शतपथ ब्राह्मण में रेवा नर्मदा नदी का उल्लेख है, ठीक है, जिसे रेवा नदी के नाम से जानते हैं। तथा
त्रिकबुध, कौच, मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख है जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। आर्यों ने हिमालय व विंध्याचल के मध्य क्षेत्र पर अधिकार करके उसका नाम मध्य देश रखा और कालांतर में संपूर्ण उत्तरी भारत उनके अधिकार में आ गया, जिसे आर्यवर्त कहा गया। आगे क्या है? उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे जन मिलकर जनपद में परिवर्तित हो गए और इसी समय राष्ट्र शब्द का प्रयोग जो है पहली बार हुआ और सबसे प्राचीन संस्थाएं विदत उत्तरी काल में समाप्त हो गई और राजा पर सभा एवं समिति का नियंत्रण समाप्त हो गया। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र की शासन का आधार था। कहीं कहीं गणतंत्र के उदाहरण भी मिलते हैं, ठीक है, कहीं कहीं गणतंत्र के उदाहरण भी मिलते हैं और सेना का अभाव था, ठीक है, सेना का अभाव था। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। प्रजा नियमित कर वसूलने लगा जिसे बलि शुल्क या भाग कहा जाता था। यानी कि जो राजा था वो सर्वोच्च अधिकारी होता था न्याय का और इस समय पर उत्तर वैदिक काल में जो है बलि जो कि उस समय कर दिया जाता था, ठीक है, जिसे बलि के नाम से जाना जाता था, वो अब क्या है, अब स्थायी रूप से देना पड़ता था प्रजा को, ठीक है, जिसे बलि शुल्क या भाग कहा जाता था। अब अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर वैदिक कालीन जो है सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था और यद्यपि वर्ण में कठोरता आने लगी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को द्विज कहा जाने लगा। इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था और यज्ञ अनुष्ठान बढ़ जाने के कारण ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई और स्थिति जो है स्त्री की स्थिति में गिरावट आई और आश्रम व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं अगला क्या है? उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य पेशा था। लोहे के उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई और पशुपालन गौड़ पेशा बन गया, यानी कि सेकेंडरी बन गया पशुपालन। और व्यापारियों की श्रेणी का वर्णन भी मिलता है। आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। वाणिज्य व व्यापार के संकेत मिलते हैं। ग्रामीण व्यवस्था धीरे धीरे नगरी की ओर अग्रसर थी, जिन्हें आधा नगर स्थल कहा जाता था। उदाहरण के लिए हस्तिनापुर और कौशाम्बी, ठीक है। अगला क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है प्रेतो का टीला या भूतों का टीला और यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है और अतः जल निकासी प्रणाली मोहनजोदड़ो की जो है उत्कृष्टतम विशेषता है और यहाँ से विशाल स्नानागार और बड़े अन्य भंडार के साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से आज हमने 68 क्वेश्चन देखे, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जल्द ही इसके आगे के भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नए वीडियो में। तो उसके लिए आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी मेरे वीडियोस हैं MPPSC नोट्स इन हिंदी के, उन सभी की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।